हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लेवल लर्निंग पॉइंट। आज हमारा दिन है संडे और आप सभी को पता है कि आज के दिन साइंस की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है और अब तक इसकी पहले 3 क्लास आ चुकी हैं और आज हमारी क्लास नंबर 4 है। आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। देखिए, आज की क्लास में हम अवशोषण, एमिनो एसिड्स, स्वांगीकरण, पित्तरस, मुंह गुहिका, रत्न, सेलुलोज, पाचन तंत्र, निष्कासन, वसा अम्ल, खाद्य धानी, पित्ताशय, ये सारी चीज़ें यानी कि इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर आज के इस वीडियो में हम पादप और जंतु इन दोनों के पोषण यानी न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही जो हमारा पाचन तंत्र यानी जंतुओं का जो पाचन तंत्र होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ जो आपके एग्जाम में अक्सर आपसे पूछी जाती है इन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसे लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितने भी नए लोग हैं सभी लोगों का वेलकम है और पुराने लोगों को हेलो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते ही हैं कि पोषण क्या चीज़ है। पोषण यानी हमारा न्यूट्रिशन क्या चीज़ है। देखिए, पोषण का मतलब होता है कि भोजन को ग्रहण करना और ग्रहण किए हुए भोजन का उपयोग लाना यानी उपयोग करने की विधि। अब देखिए, भोजन को ग्रहण सभी लोग करते हैं, लेकिन उनके उपयोग करने की विधि अलग अलग होती है। हम जैसे मनुष्य हैं या जीव जंतु हैं तो वो क्या करते हैं, भोजन इसलिए ग्रहण करते हैं ताकि विभिन्न प्रकार के कामों को कर सके, क्रियाओं को कर सके। और जो हमारे जो पौधे होते हैं वो भोजन का उनका मेन उद्देश्य जो होता है भोजन ग्रहण करने का, तो उनकी जो होता है उनकी जीवन की प्रक्रिया है, यानी कि उनको एक कार्बन डाइऑक्साइड लेनी होती है, ऑक्सीजन उनको त्यागनी होती है, उससे वो जिंदा रहते हैं, सारी चीज़ें। ठीक है, तो अब देखिए पोषण की बात कीजिए तो पोषण कितने प्रकार का होता है। हम यहाँ पे बात करेंगे अगर पोषण की तो पोषण बेसिकली 3 प्रकार का होता है, स्वपोषण, परपोषण और विषम पोषण। स्वपोषण का मतलब क्या होता है? स्वपोषण का मतलब होता है कि ऐसे जीव, देखिए जीव ये ना कहकर हम बोलेंगे कि ऐसे सजीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि पादप यानी कि पौधे क्या होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इनको ऐसे जो लोग अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें स्वपोषी बोला जाता है, खुद को पोषण करने वाले। अब दूसरी चीज़ आ जाती है हमारी परपोषण। परपोषण का मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं बल्कि वो दूसरों से प्राप्त करते हैं, तो उन्हें बोलते हैं परपोषी ऐसे जंतुओं को। जैसे कि अमरबिल देखा होगा, हमेशा किसी दूसरे पेड़ पर चढ़ जाती है और वो उसी से अपना भोजन, उसी से हर सारी चीज़ें प्राप्त करती है। ऐसा क्यों, इसके बारे में अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। अगर अब बात करें विषम पोषण, तो विषम पोषण का मतलब होता है कि जैसे जंतु मनुष्य जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, लेकिन ऐसा नहीं किसी दूसरे जीव पर मतलब रहकर उसमें आवास बनाकर, घर बनाकर रहते हैं और अपना पोषण प्राप्त करते हैं, वो दूसरों की सहायता से। जैसे कि जंतु मनुष्य का ये तो पेड़ पौधे को खाएगा या फिर जीव जंतुओं को खाएंगे, तो ये सारी चीजें हो जाती है हमारे विषम पोषण के अंतर्गत और इन्हें क्या बोलते हैं, विषम पोषी कहते हैं। आप परपोषी विषम पोषी में कंफ्यूज मत होइएगा। परपोषी यानी कि अमरबेल से याद रखिए, और विषम पोषी जैसे कि हम लोग हो गए, और स्वपोषी यानी कि हमारे पौधे हो गए। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम बात करते हैं, एक नोट सबसे पहले देख लेते हैं। जो पत्तियां होती हैं, जो लीव्स होती हैं, इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें खाद्य की फैक्ट्रियां बोला जाता है। जो हमारा लास्ट वीडियो था इसके पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, जो पत्तियां होती हैं भोजन का निर्माण करती हैं पौधे में या कह सकते हैं पेड़ में। तो ये जितना भी भोजन होगा इन्हीं पत्तियों के पास में होगा, यही हमारे तने को, यही हमारे नीचे जितने भी भाग हैं उन सभी को पहुंचाएंगी। तो इन पत्तियों को खाद्य फैक्ट्रियां बोलते हैं। ठीक है, इन्हें खाने की फैक्ट्री। अब देखिए हम बात करें, जो पौधे होते हैं ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं ये भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन इसे एक बार और रिवाइज करवा देती हूँ। इसके लिए ये लोग क्या करते हैं, पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, पौधे जो होते हैं वायुमंडल में देखिए इतनी सारी गैसें क्या है, जैसे कि हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें होती हैं प्रमुख मात्रा में, तो आपको बताया था कि जो नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन 21% होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, तो इसके अलावा जलवाष्प और ऑर्गन भी 0.93% करीब इतनी पाई जाती है। तो इन सारी चीज़ों में से जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसे पौधे जो ये ग्रहण करते हैं। साथ ही जल कहाँ से आता है पौधों के पास, ये तो जड़ें जो होती हैं पौधे की जमीन से जितना भी जो जल है खनिज लवण अवशोषित करके ये तना फिर से जल को ले जाकर पत्तियों तक पहुंचाता है। फिर पत्तियां क्या करती हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड और जल इन दोनों को आपस में रिएक्ट करके, और इन दोनों को पकाने के लिए किसकी कुछ ना कुछ ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी,
किसी भी चीज़, जैसे कि हम खाना बनाते हैं तो हम इसमें आग जलाते बिना गैस जलाए, बिना हम चूल्हे को जलाए नहीं बना सकते हैं ना। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सूर्य का प्रकाश लेते हैं, यानी सनलाइट लेते हैं, और प्लस साथ में क्लोरोफिल भी होना चाहिए। पत्तियों के पास में क्लोरोफिल तो होता है। क्लोरोफिल क्या होता है, जो हमारे पेड़ पौधों में जो हरे रंग का एक टिंट प्राप्त होता है, ये कह सकते हैं हरे रंग के जो उनमें कलर होता है उसे क्लोरोफिल बोलते हैं। और जब ये सारी चीज़ें आपस में मिल जाती है तो ये तब बनाते हैं भोजन, जो कि होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट के रूप में। ये कार्बोहाइड्रेट रूप में क्यों होता है, इस वो जो पौधे भोजन बनाते हैं वो स्टार्च के रूप में, या फिर कह सकते हैं हिंदी में मंड के रूप में बनाते हैं। याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पौधे अपना भोजन किस रूप में बनाते हैं, तो याद रखिएगा स्टार्च के रूप में बनाते हैं। बेसिकली जो स्टार्च होता है ये कार्बोहाइड्रेट ही होता है ना, कार्बोहाइड्रेट होता है, तो आप कार्बोहाइड्रेट स्टार्च या मंड कह सकते हैं। साथ ही ऑक्सीजन बनाते हो, यही ऑक्सीजन जो है हम सभी लोग यानी जीव जंतु और मनुष्य जो है ग्रहण करते हैं और अपने जीवन को जीते हैं। अब देखिए, इसके एक मैं आपको इसका फिगर भी दिखा सकती हूँ इसके रिएक्शन करते हुए। फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की बात हो रही है। यहाँ पर हमने कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु लिए, हमने फिर वाटर के 6 अणु लिए, दोनों आपस में रिएक्ट करके यहाँ पर हमारा बना लेते हैं ग्लूकोज, और प्लस यहाँ पे हमें ऑक्सीजन बन जाती है। ठीक है, ये हमारी रिएक्शन हो जाती है। समझ गए होंगे आप। अब देखिए, पढ़ते हैं आगे। देखिए, अब कुछ हम नोट्स पढ़ लेते हैं कि अब याद रखिएगा, जैसे कि आपने देखा होगा जो नदी हो गई, तालाब हो गए, किनारे पर छोटे छोटे पौधे होते हैं, या ये जो शैवाल होते हैं, इन शैवालों को प्रारंभिक पौधा बोला जाता है। यानी कि ये क्या कह सकते हैं, जब इस धरती पे ना तो कोई जीव जंतु थे, ना तो बड़े बड़े पेड़ पौधे थे, ना छोटे पौधे जो आजकल हम देखते हैं ये थे। तब क्या था, स्टार्टिंग में जो जल था यानी कि पानी था, उससे बहुत ही छोटे छोटे काई की तरह, जैसे कह सकते हैं, तो काई की तरह पौधे थे, बहुत ही छोटे छोटे, जिनके आप तने नहीं ढूंढ सकते, जिनके आप जड़ें नहीं ढूंढ सकते। तो इन छोटे पौधों को शैवाल कहा गया। ये शैवालों का कलर देखिए, हरे, भूरे, नीले, पीले, यानी हर कलर के होते हैं। और इनसे ये जो शैवाल होते हैं बेसिकली छोटे छोटे पौधे होते हैं। तो अगर कोई पौधा है तो वो क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जरूर करेगा। देखिए, शैवालों में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। लेकिन अगर बात की जाए कवकों की, कवक में या कह सकते हैं फंजाई में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती। तो इसे याद रखिएगा, शैवाल छोटे पौधे होते हैं और पौधों में होता है प्रकाश संश्लेषण, यानी कि शैवालों में भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। फिर आगे पर नेक्स्ट नोट नंबर 3 पढ़ते हैं कि प्रोटीन जो होता है नाइट्रोजनीय पदार्थ होता है। बेसिकली जो पौधे होते हैं, देखिए हर पौधे में या क्या कह सकते हैं आप, हर सब्जियों में प्रोटीन नहीं होती, लेकिन ऐसी सब्जी या ऐसे पौधे जिसमें कि प्रोटीन होती है, तो इसका मतलब है उनमें नाइट्रोजन पदार्थ जो होता है अधिक मात्रा में होता है। अब बात क्या आती है कि आपने जब देखा है कि जब पौधे होते हैं अपना खाना बनाते हैं तो केवल कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और बस वाटर से रिएक्ट करा के आपको ऑक्सीजन दे देते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन कहाँ से आई? देखिए, हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस भी होती है ना, लेकिन क्या होता है, ये जो पौधे होते हैं नाइट्रोजन को सीधे, जैसे कि जिस तरह से इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया था और अपना खाना बना लिया था, लेकिन उसी तरह से ये जो नाइट्रोजन गैस होती है, जो कि हमारे वायुमंडल सबसे अधिक मात्रा में 78% पाई जाती है, उस पर जो हमारी गैस को सीधे नहीं, गैसीय अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो यही हमारा नोट 4 कहता है कि वायु में नाइट्रोजन जो होती है गैसीय अवस्था में होती है, जिसे पादप अवशोषित इसी रूप में नहीं कर पाते। तो क्या होता है कि जो हमारी मिट्टी होती है, इस मिट्टी में कुछ जो राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं, या कह सकते हैं कि आपने देखा होगा जितने जो खाद उर्वरक वगैरह मिलाए जाते हैं, तो क्या ये एक्स्ट्रा तौर पे इसमें क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलाई जाती है। कह सकते हैं इन खादों में राइजोबियम मिलाया जाता है। राइजोबियम क्या करता है कि राइजोबियम जो हमारे वायुमंडल की जो नाइट्रोजन गैस है, उस नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। अब जो कि जो पौधे हैं इस नाइट्रेट को ही ग्रहण कर लेते हैं, तो इस वजह से इनको नाइट्रोजन की आपूर्ति हो जाती है। तो याद रखिएगा कि जो हमारे पौधे होते हैं नाइट्रोजन को गैसीय अवस्था में ग्रहण नहीं करते हैं, ये इन्हें नाइट्रेट की अवस्था में ग्रहण किया, कह सकते हैं नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। और इन्हें नाइट्रेट के रूप में प्राप्त कराने के लिए हेल्प कौन करता है? तो याद रखिएगा राइजोबियम जो जीवाणु होता है ये इसमें हेल्प करता है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कई बार कि पौधे में नाइट्रोजन युक्त पदार्थ की आपूर्ति कौन करता है, या नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कौन सा कन्वर्ट करता है? तो राइजोबियम करता है। अब देखिए, ये सारे तक चीज़ें होती तो है, क्योंकि हमारी मिट्टी अगर बात करें तो मिट्टी में भी वायु होती है, लेकिन बहुत कम मात्रा में होती है। तो उस जो वायु में
नाइट्रोजन की मात्रा अगर जैसे पौधों में हम उर्वरक खाद ना डालें तो क्या होगा। देखिए अगर ना डालें तो जब पौधे धीरे धीरे अगली फसल दूसरी फसल आएगी तो जो इतने पदार्थ होते हैं जिनकी जो हमारे पौधे के लिए पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी होने लगती है। तो अगर धीरे धीरे जब कमी होने लगेगी तो एक टाइम ऐसा आएगा हम पौधे उगाएंगे तो अच्छे से उगेंगे नहीं या फिर मतलब कम होंगे। तो इस अवस्था में क्या करते हैं, हमें एक्स्ट्रा यानी अलग से हमें खाद उर्वरक मिलाने पड़ते हैं जिसमें हमारे नाइट्रोजन वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। बेसिकली क्या होता है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम तीन उर्वरक तत्व ऐसे तीन पोषक तत्व जो होते हैं जिन्हें पौधों की आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है हमारे पौधों को। इसका आप ऐसे याद कर सकते हैं, तीन पोषक तत्व यानी N, P और K यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जो हमारा पोटेशियम है, इन तीनों की आवश्यकता होती है हमारे पौधों को। अब देखिए प्रोटीन की बात की जाए तो प्रोटीन किन में ज़्यादा पाया जाता है। देखिए प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है हमारा सोयाबीन में करीब याद रखिएगा 46% प्रोटीन पाया जाता है। अगर क्वेश्चन यह है कि भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन कहाँ होता है तो याद रखिएगा भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन होता है MP में, जबकि विश्व में सबसे ज़्यादा सोयाबीन कहाँ, विश्व में सबसे ज़्यादा सोयाबीन होता है अमेरिका यानी USA में। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। देखिए मैं ये सोच के ये चल रही हूँ कि आपने अपने एक नोटबुक बनाई होगी जिसमें आप ये सारे नोट्स जो कि मैं आपको जो PDF से मैं आपको देखिए देती हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप वीडियो देख लेंगे तो वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वीडियो यानी कि PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो आपको सिर्फ वीडियो में मिल पाएगी। तो इसके लिए बेटर ये होगा कि आप एक प्रॉपर कॉपी बनाइए, इसमें नोट्स बनाइए, जितने मैंने नोट किया वो तो नोट करिए ही, साथ ही जो मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बताती हूँ तो उनको भी नोट करते रहिए, क्योंकि वो मैं सारे पॉइंट ये बता देती हूँ कि आपके एग्जाम में कौन से पूछे जाते हैं। ये देखिए आपको थ्योरी पढ़ाना एक अलग बात होगी, लेकिन उस थ्योरी में से क्या आपके एग्जाम में आएगा वो बताना एक अलग चीज़ होती है। तो वो सारी चीज़ें नोट करते जाइएगा। तो सबसे ज़्यादा किसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है सोयाबीन में। फिर आप कह सकते हैं मटर में, चना और दालों में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। यानी कुल मिलाकर आप कहें कि ऐसे जिनमें फलियां जो होती हैं, यानी आप कह सकते हैं फलियों का मतलब समझ लीजिए कि जिनके जो भी दाना हो, कोई भी अनाज, आप कैसे जानेंगे इसमें प्रोटीन है या नहीं। कोई भी अनाज अगर दो रूपों में टूट रहा है, जैसे कि आप कोई दाल देखिए, दाल भी होती है दो रूपों में टूट जाती है, यानी इस टाइप से हो जाती है। या मटर के देखिए, मटर भी आधा मतलब अलग अलग हो जाता है, बीच से टूट जाता है। तो ऐसी चीज़ें में जो होती है वो सभी में प्रोटीन पाया जाता है। आप इनमें से किसी भी एग्जाम्पल देख लीजिए, मटर, चना, दालें, ये सब जो होती हैं दो फलक होती है, दो फलक में टूट जाती हैं। अब देखिए आगे पढ़ते हैं हम कीट बचे पौधों के बारे में। देखिए आपने कई सारे पौधे ऐसे देखे होंगे जो क्या करते हैं, कीड़े मकोड़ों को, चूहों को खा लेते हैं। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तब मैंने आपको ईवीएस के नोट्स में बताया था कि जो हमारा घटपर्णी पौधा जिसे नेपेंथिस भी बोलते थे या जिसे पिचर प्लांट भी बोलते हैं, ये क्या होता है, छोटे छोटे चूहों को, कीड़े मकोड़ों सबको अपने मतलब अपने दबोच लेता है और उसे क्या खा लेता है। अब ये मैंने बताया था कि जिस तरह से अभी आपको बताया था कि जो पेड़ पौधे होते हैं ये नाइट्रेट ग्रहण करते हैं ना, नाइट्रोजन की आपूर्ति नाइट्रेट के रूप में करते हैं। सेम टू सेम कुछ पौधे होते हैं जो जिनके लिए राइजोबियम नहीं हेल्प करता उनको नाइट्रेट कन्वर्ट करने में, तो वो क्या करते हैं कि जो नाइट्रेट की कमी को पूरा करने के लिए जो कीड़े मकोड़े खाते हैं, इन कीड़े मकोड़ों में भी कुछ ना कुछ नाइट्रोजन नाइट्रेट पाई जाती है। तो ये अपनी नाइट्रेट की पूर्ति के लिए कीड़े मकोड़े खाते हैं। तो इससे भी याद रखिए, क्वेश्चन आपसे आता है कि जो घटपर्णी पौधे हो गए, जो कीट भक्षी पौधे होते हैं, ये कीटों को क्यों खाते हैं, कीड़ों को क्यों खाते हैं, तो याद रखिएगा अपनी नाइट्रेट की पूर्ति के लिए या नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए खाते हैं। अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इनके कौन कौन से ऐसे कीट बच्चे इनके पौधों के नाम, तो याद रखिएगा वीनस फ्लाईट्रैप, सनड्यू, ब्लेडरवर्ट और घटपर्णी पौधे होते हैं। सनड्यू को ड्रोसेरा भी बोला जाता है और ये एग्जाम में आपके आ चुका है, तो इसे भी याद रखिए। अब देखिए इसके बारे में हम कुछ पिक्चर्स देख लेते हैं, ये कैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे कि आप ये देखिए घटपर्णी पौधा, ये हमारा घटपर्णी पौधा, घटपर्णी इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक तरह से देखा जाए ये घड़े की तरह होता है। और जैसे कोई कीड़ा जो होता है यहाँ पर आता है तो इसका जो ये ढक्कन सा आपको दिखाई दे रहा है, ये ढक्कन जो होता है बंद हो जाता है और बंद होके अंदर जितने मतलब जितना भी इसे चूस लेता है, पूरा से अवशोषित कर लेता है जितनी भी इसके अंदर नाइट्रेट होती है, और इस तरह से इसको नाइट्रेट की पूर्ति हो जाती है और इसके बाद उस कीड़े को बाकी वो वापस से छोड़ देता है। तो इस तरह से वो जितना भी सूख के मर के वो निकल जाता है बाहर। अब इसी तरह से और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इसी के।
जैसे कि ये हमारा संडियों का पौधा, देखिए संडियों को क्या बोलते हैं, याद रखिएगा इसे, संडियों को ड्रोसेरा भी बोलते हैं, तो इसे भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है। इसी तरह से ये हमारा ब्लैडर वर्ट हो गया, और ये हमारा वीनस फ्लाईट्रैप हो गया। इसमें भी ये होता है कि जो कोई भी जैसे जीव जंतु, कोई छोटे जीव जंतु यानी कि कीड़े मकोड़े, कोई इधर बीच में से आ गया कभी कभार, तो इसके जो दोनों वाले हिस्से हैं, ये वाले ये आपस में एकदम से बंद हो जाते हैं, और इसको इधर दब जाता है बीच में कीड़ा। तो इस तरह से ये हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब हम वापस से जाते हैं अपनी एनसीईआरटी के नोट्स पर। अब देखिए कुछ हमने, अब इतने सारे पौधों के प्रकार तो पढ़े, अब हम पढ़ते हैं मृतोपजीवी पौधे। अब कुछ पौधे होते हैं जो सीधे जिंदा जीवों को अभी हम खा रहे थे, यानी कि कीट बच्चे पौधे जो थे जिंदा जीवों को खा रहे थे। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो मरी हुई चीजें, सड़ी गली चीजें हैं, उनको खाते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, उनको मृतोपजीवी पादप बोला जाता है। मृतोपजीवी पादप जैसे कि हमारे कवक या फंजाई और ईस्ट फफूंद, बात एक ही, इन सभी का मतलब एक है, यानी कि कवक, या आप कह सकते हैं ईस्ट, या आप कह सकते हैं फफूंद, या कह सकते हैं फंजाई, ठीक है। अब देखिए कवक की बात करें, कवक जो होते हैं बेसिकली मृतोपजीवी पादप होते हैं। इन्हें याद रखिएगा, इनमें जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, इन्हें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती, याद रखिएगा। शैवालों में होती, कवक में नहीं होती है। और इसके अलावा याद रखिएगा कि जो हमारे कवक होते हैं, कवक उपयोगी और अनुपयोगी दोनों ही होते हैं। ये किस तरह से उपयोगी, इस तरह से क्योंकि जो हमारे जैसे ईस्ट हो गई, ईस्ट का यूज़ किस में करते हैं, जैसे ब्रेड वगैरह बनाने में ईस्ट का यूज़ किया जाता है, फफूंद का यूज़ किया जाता है। उसे जैसे मशरूम हो गया, मशरूम की सब्जी बनती है, ये सारी चीज़ें जो होती है हमारे उपयोग की चीज़ें हो गई। लेकिन कुछ कवक ऐसे होते हैं जो कई सारे रोग कारक होते हैं, यानी जो कई सारे पौधों में, जो कई सारे मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं। तो कवक हमारे कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ उपयोगी और अनुपयोगी दोनों ही होते हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक बात अब याद रखिएगा कि पत्तियों के अतिरिक्त पादप के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने व हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मर्सले पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां शल्क अथवा शूल रूपी हो जाती हैं। तो इन पादपों के तने हरे होते हैं और जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं। देखिए मैंने आपको ये बताया था कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है ये सिर्फ हमारी होती है पत्तियों में। ये आपको बताया था ना, अगर बोला जाए कि कौन सा पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संपन्न करता है, तो याद रखिएगा हमारे पत्तियां करती हैं। लेकिन कुछ पौधे होते हैं जिनमें पत्तियां ही नहीं पाई जाती, जैसे कि आपने देखा होगा जो नागफनी होगी, नागफनी में कई सारे कांटे कांटे से निकले होते हैं, इनमें क्या आपको पत्तियां नहीं दिखाई देती ना, तो ये बेसिकली क्या हो जाता है, ये तने ही होते हैं, यानी कि ऐसी चीज जिनमें पत्तियां नहीं है, और लेकिन उनका जो बाकी का जो हरा पार्ट होगा तो वहां से वो प्रकाश संश्लेषण हो जाता है, ठीक है। अब देखिए हम पढ़ते हैं मानव में पाचन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके हर एग्जाम में आप इससे क्वेश्चन आता है, चाहे वो आपका केंद्रीय विद्यालय एग्जाम का हो या एसएससी का हो, किसी भी एग्जाम का हो, आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए मानव में पाचन की बात की, देखिए प्रत्येक व्यक्ति भोजन ग्रहण करता है, तो भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, याद रखिएगा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए हम इसको पढ़ते हैं। देखिए हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं तथा फिर इसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर का भोजन का क्या होता है, हम जब भोजन ग्रहण करते हैं तो उस भोजन का क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे वो पचता है, कैसे वो बाहर निष्कासित, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए क्या है कि भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। जैसे हम भोजन को प्रारंभ करते हैं मुख में से, हम उसको अब देखिए भोजन को हम जैसे ही मुख से प्रवेश करवाते हैं, तो मुख से प्रवेश करने के बाद ये एक मुख्य गुहिका है, क्या कह सकते हैं, गुहिका में कह सकते हैं आप, एक गुफा की तरह समझ लीजिए, तो अंदर जाती है, फिर इस नली को विभिन्न भागों में बांट देती है। अब देखिए इसके अंदर जो नली हमारी जाती है, जिसे आप आहार नली कह सकते हैं, जिसे आप खाद्य नली बोल सकते हैं, तो यह नली सबसे पहले भाग होता है मुंह गुहिका होती है। अब इसका क्रम याद रखिएगा, भोजन सबसे पहले हमारे मुंह गुहिका में जाएगा, इसके बाद हमारी ग्रास नलिका या ग्रसिका में जाएगा, फिर हमारे आमाशय में जाएगा, फिर क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में जाएगा, फिर इसके बाद बृहदांत यानी बड़ी आंत में जाता है। इसके बाद ये बड़ी आंत होती है मलाशय से जुड़ी होती है, तथा इसके बाद फिर मल द्वार और फिर ये अंत में गुदा में जाता है। तो अब देखिए क्या ठीक, अभी तो नॉर्मली सारी बच्चों से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो आप ना समझ गए होंगे। अब मैं आपको बाय फिगर इस चीज़ को समझा देती हूँ।
अब देखिए ये हमारा फिगर बना हुआ है, देखिए अब यहाँ सारे चित्र बना हुआ है। अब देखिए किसी ने यहाँ भोजन ग्रहण किया, भोजन ग्रहण करने पे मुंह गुहिका कौन सा हिस्सा है, ये हमारा जो हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, ये मुंह गुहिका का हिस्सा है, ठीक है, मतलब मुंह से प्रारंभ होने वाले। अब देखिए क्वेश्चन आपसे आ जाए कि भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो याद रखिए भोजन का पाचन का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो हमेशा याद रखिए कि भोजन के पाचन का जो प्रारंभ होता है वो मुख से ही हो जाता है। मुख में क्या होता है, मुख में देखिए यहाँ पर जो हमारे नीचे दांतों के साइड का जो हिस्सा होता है, ये कह सकते हैं गले और जबड़े के बीच का जो हिस्सा होता है, यहाँ पर होती है हमारी लाला ग्रंथि। लाला ग्रंथियों को हम लार ग्रंथि कहते हैं। इन लार ग्रंथियों से कई सारे एंजाइम जैसे कि टाइलिन हो गया, ये सारे एग्जाम निकलते क्वेश्चन आते हैं कि टाइलिन किसमें पाया था, याद रखिएगा लार ग्रंथि में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। तो ये सारे एंजाइम जो होते हैं कई तरह के रस, यानी कि लाला ग्रंथि से ये जो ग्लैंड बनी हुई है कई सारे रस निकलते हैं, और ये रस जो होते हैं हमने जो भी भोजन ग्रहण किया है इसमें मिलाकर एक लुगदी जैसी चीजें बनाती है, यानी और ये लुगदी जो होती है एक तरह से कार्बोहाइड्रेट होती है, स्टार्च के रूप में हमारा जो भोजन होता है बनाना शुरू कर देते हैं। एक बार जब लार ग्रंथियों ने इसके साथ सारी चीजें जो मिला दी, अब देखिए भोजन हो गया चिकना, यानी कि जो भी चीजें हमने चबाई वो एक तरह से लुगदी की तरह बन गई। अब उस लुगदी बनने के बाद में ये हमारी ग्रसिका होती है, अब यहाँ से भोजन हमारा जाता है और जाते ग्रसिका से होते जाता जाता ये हमारा बना हुआ आमाशय। अब यहाँ पर भोजन जो है रुकेगा 3 से 4 घंटे के लिए भोजन रुकता है। यहाँ पर आमाशय, आमाशय जो कि हम कहते हैं ना पेट है, तो पेट बेसिकली हमारा आमाशय ही होता है जिसमें करीब 3 से 4 घंटे भोजन रुकता है। अब क्या होता है कि जब 3 से 4 घंटे के बाद इसे पेट में यानी इस आमाशय में कई तरह के जो एंजाइम्स होते हैं, कई तरह के रस स्रावित होते हैं, जिसमें से हमारा HCl भी होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, ये भी हमारा पाया जाता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्या आती है, एक अम्लीय माध्यम में बना देती है इस भोजन को। अब इसके बाद क्या आती है, जब यहाँ से जो हमारा आमाशय से भोजन जो होता है फिर जाता है हमारे आग्नेयाशय की तरफ। आग्नेयाशय से भोजन फिर हमारी बनी हुई छोटी आंत, ठीक है, याद रखिएगा, फिर हमारी छोटी आंत बनी छोटी आंत में जाता है। देखिए थोड़ा सा फिगर उल्टा हो गया, अब देखिए छोटी आंत नहीं होगा। आग्नेयाशय के बाद ये हमारी छोटी आंत बनी हुई, जो अंदर बना हुआ हिस्सा ये हमारी छोटी आंत है, छोटी आंत पे जाएगा। इसके बाद हमारा भोजन जो है इस बड़ी आंत से ज्वाइंट करेगा, और बड़ी आंत से जाने के बाद हमारा मलाशय और अंत में जितना भी बचा कुचा जो चीज़ें होंगी, यानी कि हमारा ब्लड बनने के बाद में उपयुक्त सारी चीज़ों के बाद में जो भी हमारा जो अपशिष्ट पदार्थ होंगे वो गुदा द्वारा बाहर कर दिए जाते हैं। तो ये हमारी पूरी प्रक्रिया होती है। अब एक छोटी सी स्टोरी समझते हैं। देखिए एनसीईआरटी में एक चीज़ आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगा कि एक बार क्या होता है, एक आदमी के उसके जो आमाशय वाला जो हिस्सा है, इस आमाशय में एक बार गोली लग गई। अब जब डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने इसका इलाज वगैरह किया, लेकिन क्या हुआ, जो इसका आमाशय का जो छेद था जिसमें गोली लगी थी उस छेद को पूरी तरह से वो क्लोज नहीं कर पाए, बंद नहीं कर पाए। तो उन्होंने क्या किया, जब वो उसने पट्टी वगैरह रखी हुई थी, सब कुछ करते रहे, लेकिन उस छेद को पूरी तरह से बंद नहीं कर पाए। फिर उन्होंने क्या एक बार देखा कि जब उसे आदमी ने जब भी खाना खाया होगा, उस रोगी ने जो खाना खाया होगा, तो एक डॉक्टर सामने बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि जो भोजन है, क्योंकि छेद था तो छेद से उन्हें सारी प्रक्रिया अंदर की दिखाई दे रही थी, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। तो जब खाना गया, खाना जाने के बाद आमाशय में उन्होंने देखा 3 से 4 घंटे इस आमाशय में भोजन रुका हुआ है। अब उन्होंने देखा यहाँ पर कई सारे रस निकल रहे थे इस आमाशय की दीवारों से और इस भोजन में क्रिया कर रहे थे। तो इन्होंने सारी प्रक्रिया देखी, तब इन्हें पता चला कि हमारे आमाशय में कई सारे ऐसे एसिड्स होते हैं, कई सारे हमारे अम्ल वगैरह होते हैं, रस होते हैं, जो इस भोजन को पचाने में 3 से 4 घंटे का काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए थ्योरेटिकली हम इसे समझ लेते हैं। देखिए जब ये भोजन हमारे मुख से प्रारंभ होता है, मुख से प्रारंभ होने के बाद में देखिए ये लिखा हुआ है कि भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है, उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता है। यानी आपको बताया ना कि भोजन का पाचन एक क्रम से होगा, जैसे कि पहले मुख में भोजन होगा, फिर इसका ग्रास नली से जाता हुआ, फिर आमाशय में पाचन होगा, फिर हमारी छोटी आंत में पाचन होगा, फिर बड़ी आंत में पाचन होगा, यानी कई क्रम से चलता रहेगा। अब देखिए आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत, आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथि जैसे कि लाला ग्रंथि हो गई, यकृत हो गया, आग्नेयाशय हो गए, ये पाचक रस जो होती है स्रावित करते हैं। अब पाचक रस जो होता है जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देता है। ये जो हमारे पाचक रस क्यों निकलते हैं, ये जितने भी रस होते हैं, जितने हमारे जो जटिल पदार्थ हैं, यानी कि तो उन जटिल पदार्थों को छोटे छोटे पदार्थों में सरल पदार्थों में जोड़ने का काम करते हैं। और जैसे सरल पदार्थों में टूटेगा वैसे ये प्रक्रिया जो होती है पाचन की प्रक्रिया खत्म होने लगती है। आहार नाल संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण, और यही जो हमारा पूरा प्रोसेस रहता है इसे हम पाचन तंत्र कहते हैं,
ठीक है। अगर आमाशय की बात करें, आमाशय जो होता है, आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना होती है। ये चपटा एवं जी आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। तो याद रखिएगा, जो हमारी पूरी आहार नाल कहाँ से प्रारंभ होती है? आहार नाल हमारे मुख से प्रारंभ होके हमारी जो गुदा तक है, उधर तक हमारी आहार नाल होती है। तो आहार नाल का सबसे जो बड़ा भाग होता है वो हमारा आमाशय होता है। यह एक और ग्रस का यानी ग्रास नली से आपने देखा होता है, ये हमारी ग्रास नली आई थी, यहाँ पर हमारा आमाशय बना हुआ था। तो एक ओर से ये ग्रास नली से जुड़ा होता है तथा दूसरी ओर से यहाँ पे क्षुद्रांत, दूसरी ओर जो हिस्सा होता है छोटी आंत से जुड़ा होता है। ठीक है, ये तो भी हमने फिगर में देखा था। अब देखिए, आमाशय का जो आंतरिक स्तर होता है यानी सतह जो होती है, श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा पाचक रस इसमें स्रावित होता है। अभी आपको बताया था आमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह होते हैं। श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल, श्लेष्मल का मतलब ये है कि हमारे आमाशय के अंदर छोटे छोटे एक क्या कह सकते हैं, रेशे की तरह या कह सकते हैं कोमल रेशे की तरह सारी एक परत होती है, साथ ही HCl भी होता है। अब देखिए, हम ये जो हमारा HCl हमारे एसिड है ना, ये बहुत ज़्यादा भयानक होता है। यानी आप नॉर्मली इसे आप अगर बाहर ले तो नॉर्मली अगर आप इसमें उंगली डालते तो आपकी उंगली जल जाएगी, तो इतना भयानक होता है। अब आप कहेंगे कि ये पेट के अंदर होता है और पेट के अंदर क्यों नहीं जलता है? तो उसका कारण हमारे श्लेष्मल होती है, यानी इसके अंदर एक परत होती है कि क्या बोल सकते हैं, रेशों वाली एक परत होती है जो इसे HCl से हमारी त्वचा को बचाती है अंदर के समय। ठीक है। अभी अम्ल की क्या यूज़ होता है? अम्ल जो होता है अनेक ऐसे जीवाणु को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहाँ तक पहुँच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। यानी देखो, हम भोजन करते हैं, अब हमारा जो भोजन एकदम शुद्ध रूप में तो होता नहीं, कई सारे जीवाणु को भी अपने साथ में ले लेते हैं, तो वो सारे जीवाणु को नष्ट करने का काम होता है अम्ल। तो याद रखिएगा, अम्ल का क्या काम होता है? अम्ल कई सारे जीवाणु को नष्ट करता है, साथ ही हमारे भोजन को जो माध्यम था उसे अम्लीय बना देता है। अब पाचक रस जो होता है प्रोटीन को सरल पदार्थ में विघटित कर देता है। साथ ही जो हमारे जठर रस होता है, आमाशय में क्या पाया था? याद रखिएगा, आमाशय में हमारा जठर रस होता है। ठीक है, जठर रस किस में होता है? आमाशय में होता है। ये जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। ठीक है। अब देखिए, जब हमारा भोजन की जो प्रक्रिया थी आमाशय से कंप्लीट हो गया, आमाशय से कहाँ जाएगा? क्षुद्रांत पे, क्षुद्रांत से फिर कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में। अब जब क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में हमारा भोजन आता है, अब क्षुद्रांत की बात कर लेते हैं। क्षुद्रांत जो होता है लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। अब देखिए, नाम तो इसका छोटी आंत होता है, लेकिन ये छोटी नहीं होती, ये होती, इसकी लंबाई करीब 7.5 मीटर होती है। अब बोलेंगे आप 7.5 मीटर हमारे पेट पे कैसे आएगी? क्योंकि आपने खुद देखा था ना अभी फिगर, इसका ऐसे घूमा घूमा था। चलिए आपको फिगर फिर से मैं दिखा देती हूँ। इसका कैसा फिगर था? ये देखिए हमारा फिगर बना हुआ है। छोटी आंत ये हमारी, इसे घूमी हुई बनी हुई है, तो मतलब एडजस्ट हो जाती है ये। और बड़ी आंत देखिए, बड़ी आंत इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन बड़ी आंत जो होती है चौड़ी बहुत होती है, लेकिन छोटी और पतली होती है, और लेकिन लंबाई में बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, वापस से हम पहुँचते हैं अपनी जगह पर। हाँ, अब देखिए हम पढ़े थे क्षुद्रांत। क्षुद्रांत होता है लगभग 7.5 मीटर लंबे अत्यधिक कुंडलित नली होती है, यानी कि कई सारी कुंडलियों में घूमी हुई होती है। यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस निकलते हैं। अब देखिए, जब हमारा भोजन आमाशय से क्षुद्रांत की तरफ आ रहा था तो उस रास्ते में दो चीज़ें पड़ती हैं, एक तो हमारा यकृत पड़ता है और एक हमारा अग्न्याशय पड़ता है। यकृत यानी जिसे हम लिवर बोलते हैं, और अग्न्याशय यानी जिसे हम पैनक्रियास बोलते हैं। यकृत की बात करें तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो याद रखिएगा, यकृत जो होती है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? यकृत होती है। और अगर आपसे बोला जाए हमारे शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है, तो अग्न्याशय होती है। अब आप बोलेंगे कि ये मिश्रित और सबसे बड़ी मतलब ये अलग अलग कैसे? देखिए, ग्रंथि जो होती है दो तरह से होती है। एक ग्रंथि होती है जो कि हमारे कई सारे रसों को प्रभावित करती है, और ऐसी ग्रंथियों को जो रस होता है हम बाहरी रूप से नहीं देख सकते हैं, जैसे कि यकृत में कई सारे रस प्रभावित होते हैं, लेकिन इन्हें बाहरी रूप से नहीं देखा जा सकता है। लेकिन अगर आप बात करें जो हमारे और भी ग्रंथियाँ, जैसे कि लैक्रिमल ग्रंथियाँ, लैक्रिमल ग्रंथि क्या होती है? हमारी आंखों में होती है। इन्हीं लैक्रिमल ग्रंथियों से ही आंसू निकलते, तो याद रखिएगा आंसू किस ग्रंथि से निकलते हैं? तो लैक्रिमल ग्रंथि से। मैं इसका नाम लिख देती हूँ, लैक्रिमल, ये हमारे होते हैं लैक्रिमल ग्रंथि। अब इन लैक्रिमल
ये हमारी होती है लैक्रिमल ग्रंथि। लैक्रिमल ग्रंथि में से हमारे आंसू निकलते हैं, तो ये हम जो हमारे आंसू हम देख सकते हैं, लेकिन यकृत यानी लीवर के अंदर जो रस निकाले उनको नहीं देख सकते हैं। लेकिन जो अग्न्याशय होती है, अग्न्याशय में कुछ रस होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और कुछ रस को नहीं देख सकते। आपने नाम सुना होगा एक इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन, जो इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन बेसिकली एक हार्मोन होता है। और इंसुलिन हार्मोन का क्या काम होता है, इंसुलिन हार्मोन जो होता है हमारे अंदर शर्करा यानी जो शुगर की मात्रा होती है, जो हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट या आप कह सकते हैं शुगर की मात्रा होती है, उसको बैलेंस करती है, उसको संतुलित करती है। जैसे कि अगर हमारे शरीर में इंसुलिन का स्राव यानी इंसुलिन का जिनका निकलना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हमारे अंदर शुगर की मात्रा कम हो जाती है। और अगर किसी व्यक्ति में इंसुलिन बहुत ही कम स्रावित हो रहा है, तो इसका मतलब उसे शुगर हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो हमारा शर्करा की मात्रा इसका मतलब अधिक बढ़ जाएगी। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर में डायबिटीज़ हो गई या कैसे क्या बोला जाता है, शुगर या मधुमेह रोग जो होता है किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा इंसुलिन के कम स्राव की वजह से। अगर इंसुलिन खूब ज़्यादा होगा तो हमारे कमी हो जाए, अगर इंसुलिन एक नियमित रूप से या कह सकते हैं एक बैलेंस्ड वे में आपका स्रावित होगा तो हमें शुगर नहीं होती है, ठीक है। तो इसे भी याद रखिएगा। साथ ही यहीं से क्वेश्चन आता है कि इंसुलिन जो होता है अग्न्याशय की किन कोशिकाओं से निकलती है, तो याद रखिएगा इंसुलिन जो होता है अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं से निकलते हैं, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं से निकलता है, साथ ही लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से निकलता है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखें, क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिका। तो याद रखिएगा अग्न्याशय की लैंगरहैंस की द्वीपिका की बीटा कोशिकाओं से जो हमारे इंसुलिन हार्मोन निकलता है। और ये इंसुलिन हार्मोन मधुमेह रोगों जो रोगी होते हैं उनमें कम मात्रा में होता है, इसी वजह से उन्हें इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं। इसकी जब किसी को शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उनको डेली अपने मतलब खुद से या अपने परिवार वालों से घर में उन्हें जो इंजेक्शन वगैरह होते हैं इंसुलिन के वो खुद लेने होते हैं, ताकि उन्हें जो शर्करा की मात्रा उनके अंदर नियमित रूप से या बैलेंस्ड वे में बनी रहे। अब देखिए छोटी आंत के बारे में बात कर ली, अब हम यकृत और अग्न्याशय के बारे में देख लेते। अब देखिए आप कह रहे हो हमने यकृत और अग्न्याशय तो आपको फिगर में दिखाया नहीं। देखिए जब हम यहाँ देख रहे थे भोजन हमारे यहाँ से गया था, ठीक है, ये हमारा आमाशय में भोजन रुका था, तो इसके बगल का जो हमारा पार्ट था, या बगल का पार्ट देख रहे हैं, इस बगल का पार्ट ये पूरा पार्ट था हमारे अग्न्याशय, जिनमें से ये छोटा सा पार्ट जो आपको दिख रहा है ये है हमारा पित्ताशय। अब देखिए यकृत और पित्ताशय की अगर बात करें, पित्ताशय ने जिसे गाल ब्लैडर भी बोलते हो, यकृत यानी कि लिवर। अब देखिए यकृत की बात करें, यकृत जो होता है हमारे अंदर जो पित्त होता है पित्त का निर्माण करता है। क्वेश्चन आपसे आता है कि ये पित्त का निर्माण कौन करता है, जिसे बाइल बोलते हैं, बाइल जूस बोलते हैं, पित्त रस। तो पित्त का निर्माण कौन करता है, याद रखिएगा यकृत करता है। लेकिन पित्त को स्टोर करने का काम, उसे भंडारित करने का काम कौन करता है, वो पित्ताशय करता है। जिसके हमारे यकृत है, यकृत जो होता है ये हमारे जो यकृत वाला हिस्सा ये बड़ा सा बना हुआ है, क्योंकि ये सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है हमारे शरीर की। तो ये क्या होती है, ये खूब सारा जो पित्त होता बनाकर ये पित्ताशय में डाल देती है, और इस पित्ताशय जो होता है इसे जो हमारा यकृत द्वारा बनाए हुए पित्त को स्टोर करता है, भंडारित करता है। तो ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। दो टाइप क्वेश्चन आते हैं कि भंडारण करने का काम कौन करता है पित्त को, तो याद रखिएगा पित्ताशय करता है, लेकिन बनाने का काम जो करता है वो यकृत करता है, लिवर और ऐसे बोलते हैं गॉल ब्लैडर, ठीक है। अब देखिए कई लोगों को स्टोन हो जाते हैं, पथरी वगैरह हो जाती है, तो इसी पित्ताशय पे या कह सकते हैं इसी गॉल ब्लैडर में कई लोगों को स्टोन हो जाते हैं, कई लोगों को किडनी में भी स्टोन हो जाता है। अब देखिए हम बोल रहे थे जब हमारा भोजन आ रहा था तो रास्ते में ये पड़े थे हमारे यकृत और पित्ताशय पड़े थे, साथ ही ये हमारा नीचे वाला जो हिस्सा था अग्न्याशय में पड़ा था। भोजन कहाँ से आ रहा था, भोजन ये जो हमारा हिस्सा इधर से रुका, इधर से भोजन हमारा गया और इस लाइन से जाता हो, यानी कि यही हमारा पूरा था ना आमाशय, यहाँ से जाता हो छोटी आंत में जाता है। रास्ते में ये सारी चीज़ें हमारे पड़े जो कि हमारा डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ रस वगैरह स्राव करते रहते हैं। अब देखिए यकृत और आमाशय के बारे में थोड़ा और भी कुछ सारी चीज़ें जान लेते हैं जो कि मैंने आपको पढ़ाई भी है। अब हम थोड़ा एनसीईआरटी की बात भी सुन लेते हैं। देखिए एनसीईआरटी हमें ये बोल रही है कि यकृत जो होता है हमारा गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित होती है। आपने अभी देखा था ना कि जो हमारा उदर यानी आमाशय की यहाँ पे दाहिनी ओर थी,
अब देखिए आगे बोला जा रहा है, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, अभी आपको बताया, यह पित्त रस का स्रावित करती है, जो कि एक थैली संग्रहित, जिसमें जो एक थैली में संग्रहित होता है, उस थैली को क्या बोलते हैं, इस थैली को पित्ताशय बोलते हैं। पित्तरस जो होता है वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो याद रखिएगा, जो हमारे अंदर वसा जो होता है उसका पाचन कौन करता है, पित्तरस करता है। ठीक है, आगे अगर पढ़े अग्नाशय के बारे में, तो अग्नाशय जो होता है हल्की पीले रंग की एक बड़ी ग्रंथि होती है, जो कि अमाशय के ठीक नीचे, आपने देखा था अमाशय के ठीक नीचे बना हुआ था हमारा अग्न्याशय। अग्न्याशय के रस जो होता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको एक सरल रूप में परिवर्तित कर देता है, इसे भी याद रखिएगा। आंशिक रूप से पचा भोजन जो होता है, अब देखिए इतना सारा भोजन पचने के बावजूद भी अभी पूरा भोजन का पाचन नहीं हुआ हमारे आमाशय में, अभी भी कुछ ना कुछ भोजन बचा हुआ है। तो उस आंशिक रूप से पचे भोजन अब जो होता है क्षुद्रांत के निचले भाग में पहुंचता है, जहां आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। यानी कि अब याद रखिएगा, जो हमारे पाचन की प्रक्रिया फाइनली पूरी कहाँ पर होती है, याद रखिएगा पाचन की प्रक्रिया जो होती है छोटी आंत में पूरी हो जाती है, और अब इसी छोटी आंत में हमारा अवशोषण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। यानी भोजन का सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले भोजन का अंतर्ग्रहण, यानी कि भोजन को हमने प्रवेश करवाया, हमने ग्रहण किया। इसके बाद भोजन हमारा गया आमाशय में, जहाँ पर भोजन का पाचन प्रारंभ हुआ एक तरह से, लेकिन प्रारंभ जो हमारे मुख से हो जाएगा, तो 3-4 घंटे जो पाचन हुआ आमाशय में। इसके बाद भोजन हमारा गया छोटी आंत में, जहाँ पर उसका पूरा पाचन कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है शर्करा सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए कई सारे जो मीठी चीज़ें हम खाते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारे ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। वसा जो होते हैं वसा अम्ल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ग्लिसरॉल जो होता है वसा अम्ल, और ग्लिसरॉल में प्रोटीन जो होते हैं एमिनो एसिड्स में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि याद रखिए क्वेश्चन आपसे आ जाए कि जो प्रोटीन जो होती है पाचन के बाद में किस में बदल जाती है। देखिए होता है कि हमारे शरीर में, हमारे भोजन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमारे भोजन में वसा भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं। तो जब पाचन होता है तो ये सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ों में कन्वर्ट हो जाती है। वही बात बोली कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट जो हमने ग्रहण किया था वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, वसा जो थी वो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाती है, और जो प्रोटीन होते हैं वो एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस चीज़ को भी याद रखिए कि ये प्रोटीन वाला जो आपका पॉइंट है ये आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इससे भी आप याद रखिएगा। प्रोटीन किस में कन्वर्ट होते हैं, तो प्रोटीन जो होते हैं हमारे एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे आ जाए कि हमारे शरीर में टोटल कितने एमिनो एसिड जो होते हैं टोटल होते हैं, तो याद रखिएगा हमारे शरीर में टोटल 20 एमिनो एसिड्स, क्या कह सकते हैं 20 एमिनो अम्ल होते हैं, जिसमें से 10 जो होते हैं हमारे लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होते हैं। तो इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, ये टोटल कितने अमीनो एसिड्स होते हैं, टोटल होते हैं 20, जिसमें से 10 जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा आवश्यक, बहुत ही ज़्यादा हमारे शरीर को ज़रूरत होती है। अब देखिए जब हमारे क्षुद्रांत हमें छोटी आंत में हमारा भोजन कंप्लीट हो गया, उसका पाचन कंप्लीट हो गया, फिर क्या होता है। अब देखिए भोजन का पाचन तो हो गया, इन सारी चीज़ें कन्वर्ट तो हो गई, प्रोटीन हमारे एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो गई, वसा हमारी ग्लिसरॉल और वसा अम्ल में कन्वर्ट हो गई, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। अब क्या होगा, जो हमारे भोजन का अवशोषण, यानी अब हमारे शरीर में के जो विभिन्न भाग है, हमारे हाथ पैर, हमारे हृदय, इन सभी जगह में तो हमारा भोजन का कुछ ना कुछ पार्ट जाना चाहिए ना। और वो जाता किस में, वो हमारा ब्लड के रूप में जाता है ना। भोजन जो होता है पूरे शरीर में ब्लड के रूप में जाता है। तो अब वो जो भोजन का अवशोषण, हमारे शरीर जो अवशोषण होगा भोजन का, वो कहाँ होता है, याद रखिएगा वो भोजन का अवशोषण होता है क्षुद्रांत या छोटी आंत में होता है। अब होता ये है कि पचा हुआ भोजन जो होता है अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। यानी जो हमारी छोटी आंत में कई सारी नलियाँ वगैरह बनी जिन्हें रुधिर वाहिका बोलते हैं, यानी जो रक्त की नलिका होती है उनमें ये अवशोषित होकर भोजन चला जाता है। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिसे दीर्घरोमी या रसांकुर कहते हैं। देखिए हमारी छोटी आंत में ना कुछ अंगुली जैसी छोटी उभरी उभरी संरचनाएं बनी होती है। यही उभरी संरचनाएं जो होती हैं इनको बोलते हैं रसांकुर या दीर्घरोम, और इन्हीं दीर्घरोम से जो हमारा भोजन होता है अवशोषित कर लिया जाता है। तो वही चीज़ हमारे इसके आगे दी हुई है कि प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं को जाल फैला होता है और दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहाँ उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को सौंगीकरण कहते हैं। सौंगीकरण का मतलब क्या होता है, आपसे ये भी क्वेश्चन आता है। सौंगीकरण का मतलब होता है कि जो हमारा भोजन था अवशोषित कर लिया, अब अवशोषित किए हुए भोजन का
उपयोग करना, उसको अलग अलग भागों में पहुंचाना, उसे ही बोला जाता है उसे ही हम सांघीकरण बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है और ऊर्जा पहुंच जाती है। अब देखिए जो हमारा ग्लूकोज था, उस ग्लूकोज जो होती है हमारी ऑक्सीजन और हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और ये जल में, इन सब चीज़ों में बढ़ जाती है और हमारी ऊर्जा मुक्त होती है। और यही जो भोजन हमने ग्रहण किया, जब ये ग्रहण करने के बाद हमारा भोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ था, ये ग्लूकोज जो होता है आगे क्या करता है, ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीजन और ऊर्जा में कन्वर्ट हुआ था और वही ऊर्जा का प्रयोग करके हम सारे दुनिया के सारे काम कर डालते हैं और उसी ऑक्सीजन का प्रयोग करके हम अपना जीवन जीते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है उसे हम छोड़ देते हैं, जिससे हमारे पेड़ पौधे जीवन प्राप्त करते हैं। तो ये प्रक्रिया जो होती है हमारे अंदर चलती रहती है। अब देखिए जब हमारा भोजन का अवशोषण वगैरह हो गया तो ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन अभी भी हमारा एक क्रम जो खत्म नहीं हुआ। ठीक है, सबने अपना भोजन ग्रहण कर लिया, पौधों को भी उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, हमको भी हमारी ऑक्सीजन मिल गई, हमारी ऊर्जा मिल गई। लेकिन क्या है कि अब कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जो मल के रूप में जिन्हें हमें निकालना भी जरूरी होगा, जो अपशिष्ट होंगे, जो हमारे काम के नहीं होंगे। तो अब क्या होता है कि जब छोटी आती है बाद में भोजन, हमारे जो अभी भी जो बचा कुछ चीज़ें वो जाती है हमारे वृहदान्य या बड़ी आंत में। ठीक है, वृहदान्य होता है क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है, आपको बताया था अभी। ये करीब 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जो होता है जल और कुछ लवणों का अवशोषण करना होता है और बचे अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में ये रहता है, जिसे समय समय पर बाहर निकाल दिया जाता है। किसे निकालते हैं? गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, अब आपकी ये जो पाचन का जो टॉपिक था यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो आपको उम्मीद करते हैं ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आप बोर नहीं हो रहे होंगे। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब देखिए हम थोड़ी ये अमीबा के बारे में पढ़ लेते हैं। और हाँ, एक बात और आपको बतानी है कि अगर आप लोगों को शेयर नहीं करते हैं, अपने फ्रेंड्स को शेयर नहीं करते हैं, तो प्लीज़ शेयर कर दिया करिए। मेरा भी सपोर्ट करिए, मैं आपका सपोर्ट करिए और अच्छे से पढ़ते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं। देखिए अमीबा की बात करें, देखिए अमीबा का ये फिगर बना हुआ है। ठीक है, अमीबा में हमारा केंद्रक बना हुआ है। यहाँ पे याद करने वाली एक बात है, अगर आपसे क्वेश्चन बोला जाए अमीबा जो होता है अपना भोजन किससे ग्रहण करता है, तो अमीबा अपना भोजन जो है पादाप से ग्रहण करता है और चलता फिरता भी जो है पादाप से। तो याद रखिएगा अमीबा अपने भोजन का ग्रहण किससे, यानी भोजन को पकड़ने का काम और या खुद भी चलने का काम जो है पादाप से ही करता है। तो इसे भी याद रखिएगा, अमीबा अपने चलने में और भोजन पकड़ने में किसकी सहायता लेता है, वो अपने शरीर का जो उसका पार्ट पादाप होता है उसकी सहायता से करता है। ठीक है, अब देखिए हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको कहते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं। थोड़ी इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए ना आप, ताकि बोर ना हो। ठीक है, अब देखिए आपने अक्सर देखा होगा जो गाय भैंस होती है ना, अक्सर चबाते रहते हैं, कुछ ना कुछ उनको देखो खाली बैठे होंगे वो चबा ही रहे होंगे। तो आप सोचिए क्या चबाते रहते हैं। देखिए होता ये है कि जो हमारे जो गाय भैंस होती है ना, उनके अंदर 2 तरह के आमाशय होते हैं। तो 2 आमाशय कैसे, एक आमाशय में क्या होता है, जब भी उनके सामने रखो, देखो कितनी जल्दी खाना खा लेते हैं। देखिए सोचो क्या इतनी जल्दी खाना खा के उनका पच भी जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो क्या होता है, एक तरह से निगलते हैं, जल्दी जल्दी खाने को ख़त्म कर देते हैं। अब खाने को ख़त्म करके उस क्या करते हैं, वो भोजन उनका फर्स्ट जो आमाशय है उनका पहले आमाशय में जाता है। फिर क्या करते हैं, जब वो शांति में बैठे होते हैं, उनका खाने का काम कंप्लीट हो जाता है, तब वो क्या करते हैं, धीरे धीरे वापस उस भोजन को अपने मुंह पे लाते हैं, यानी पहले वाले जो आमाशय से वापस मुंह पे लाते हैं और उसे चबाना शुरू करते हैं। उसे चबाने को अपना क्या बोलते हैं, जुगाली बोलते हैं। कहते हैं ना जो गाय भैंस होती है वो जुगाली करती हैं। और यही जुगाली से एक पॉइंट याद आ गया, मुझे पॉइंट्स बहुत याद आते हैं आप लोगों ने देखा होगा मैं पढ़ाती कुछ हूँ, लेकिन कभी कभी उससे रिलेटेड इधर उधर की चीज़ें भी आपको बता देती हूँ। तो ये है कि जब जुगाली करते हैं तो जुगाली करने से उनके मुंह से गैस भी निकलती है। उस गैस को क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, मीथेन गैस निकलती है। और मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं, इसे भी याद रखिएगा। साथ ही दलदली स्थानों में, धान के खेतों में भी जो कौन सी गैस निकलती है, तो मार्स गैस निकलती है या फिर मीथेन गैस निकलती है। क्वेश्चन आपसे आता है कि गोबर गैस में मेन रूप से क्या होता है, मीथेन गैस होती है। जुगाली करते हैं जानवर कौन सी गैस निकालते हैं, तो याद रखिएगा मीथेन गैस निकालते हैं। और जो हमारे क्या बोलते हैं, धान के खेतों में भी मीथेन गैस निकलती है। जो दलदली इलाका होता है, कीचड़ दलदल वाला एरिया होता है, वहाँ से भी मीथेन गैस निकलती है।
अब देखिए हम बात करें इसी टॉपिक को हम समझ लेते हैं कि अब की क्या पूरी प्रक्रिया होती है। अब देखिए घास खाने वाले, अब देखिए ये भी याद रखिएगा, ये जो हमारी जो डबल अमाशा वाली जो कंडीशन है ना, ये सिर्फ उन्हीं जंतु में होती है जो घास वगैरह खाते हैं। नहीं सभी में, हमारे अंदर नहीं, हम घास तो खाते नहीं है, या ऐसे कोई भी जानवर जो घास नहीं खाता उनमें ये चीज़ नहीं होगी। अब देखिए होगा ये, अब देखिए आपसे भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में ऐसा पूछा गया कि आपने गाय भैंस या घास खाने वाले शाकाहारी अन्य जंतु को देखा है, वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वे ना खा रहे हो। तो वास्तव में पहले घास को जल्दी जल्दी निकलकर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग जो होता है रूमेन कहलाता है। याद रखिए जो प्रथम आमाशय वाला भाग होता है इसे रूमेन कहते हैं। अब क्या करते हैं, ये रूमिनेंट जो होते हैं आमाशय में 4 भागों में बटा होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसके छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है और उसे चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रुमंथन कहते हैं। ठीक है, ये देखिए गाय हमारी बनी हुई है, इस गाय का देखिए इसने घास खाई हुई है, ऐसा लग रहा है पेड़ ही चला गया पेट के अंदर, लेकिन देखिए आपको समझना है, प्लीज हंसिए मत। तो क्या होगा कि जो हमारी पत्तियां हैं इसने दिखाया, भोजन खाया। अब ये हमारे फर्स्ट जो आमाशय से यहाँ पे गया, इसकी भी देखिए ग्रास नली बनी हुई है। अब भोजन में यहाँ पे थोड़ा खाया, वापस इस चीज़ को लेके चबाती रहती है। फिर बाकी हमारा जो हमारा आज इसकी भी छोटी है, तो बाकी सारे इसके भी पार्ट्स बने हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे जो जीव जो हम ये सारी प्रक्रिया करते हैं, जुगाली करते हैं, तो उनको रोमंथी जंतु बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। अब आपने इस चीज़ को समझ लिया। देखिए आगे और भी इस पॉइंट दिया हुआ है कि जुगाली करना कहते हैं इस चीज़ को चबाने को, तथा ऐसे जंतु को रूमिनेंट या रोमंथी कहा जाता है। घास में क्या होता है, घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। किसी रूमिनेंट अथवा के रोमंथी पशु जैसे हिरन आदि के रूमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत से जंतु जो होते हैं जैसे कि हमारे मानव हो गए, वो सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। जैसे हम लोग हो गए, या आपने देखा हो कुत्ते वगैरह होते हैं, तो वो लोग भी घास नहीं खाते हैं। अगर घास खाते भी तो उनको उल्टी हो जाती है। तो कहते हैं हम लोग के अंदर क्या होती है, ये प्रक्रिया नहीं होती, हम लोग के डबल आमाशा वाली चीज़ें नहीं होती है। तो इस वजह से ना ही हमारे अंदर ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं जो इनका इस तरह से पाचन कर सके। तो हम लोग जो होते हैं, जो सेलुलोज होता है घास में, क्या होता है सेलुलोज, सेलुलोज को हम लोग पचा नहीं पाते, लेकिन ऐसे जंतु जो होते हैं सेलुलोज का पाचन कर लेते हैं, और इन्हीं जंतु को क्या बोलते हैं, इन जंतु को रोमंथी या फिर रूमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। साथ ही जो सेलुलोज होता है, सेलुलोज जो होता है एक कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, अभी हमने एक कार्बोहाइड्रेट कौन सा पढ़ा था, हमने पढ़ा था स्टार्च पढ़ा था, वो भी एक कार्बोहाइड्रेट था जिसे भोजन जो कि पौधों का भोजन होता है। और ग्लूकोज भी हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट वगैरह इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको साइंस का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें आपको बहुत अच्छे से समझाया था इसके बारे में। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है ना, तो आप ज़रूर उस वीडियो को देख लीजिए। तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है और मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग आधी वीडियो में छोड़कर गए होंगे। लेकिन ऐसे लोग जो छोड़कर चले गए हैं, तो प्लीज़ वो लोग दोबारा इस वीडियो को देख लीजिए। कम से कम इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मेरे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताती हूँ उसे कॉपी में नोट करते जाइए। पूरी चीज़ें छापने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जोर दे के समझाती हूँ, आप सिर्फ वही पॉइंट्स नोट करिए। और आपका जो भी एग्जाम होगा जिसमें आपकी साइंस आती है, बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो आप प्लीज़ वीडियो को, किसी भी वीडियो को मिस मत करिए, और पुराने सभी वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको आज की क्लास कैसे लगी। थैंक यू सो मच।